हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 9 जनवरी 2026 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 9 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में असम में संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है सी, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने। की पॉइंट थे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक प्रधान समाज में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देना है। असम के राज्यपाल ने संस्कारशाला का शुभारंभ किया, जो मूल्य आधारित शिक्षा पर केंद्रित एक कार्यक्रम है। इस अवसर पर उन्होंने गुवाहाटी ब्लाइंड हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी भाग लिया। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली के टुकड़े खोजे हैं? सही आंसर है सी, भिरटीला तक्षशिला में। की पॉइंट लिखते हैं। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भिरटीला क्षेत्र से लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े खोजे हैं। ये सिक्के कुषाण साम्राज्य वासुदेव के काल के संबंधित हैं, जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है। खोज ईसा की प्रारंभिक सदियों के दौरान इस क्षेत्र के प्राचीन व्यापारिक संपर्कों, धार्मिक बहुलता और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। खुदाई दल को कांसे के सिक्के तथा लापिस लाजुली के अवशेष मिले, जो एक बहुमूल्य अर्थ कीमती पत्थर है। विशेषज्ञों के अनुसार जहां लापिस लाजुली के टुकड़े 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी ISO IEC 4201 प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बन गई है? सही आंसर है सी, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS। की पॉइंट रखते हैं। अग्रणी पेमेंट सोल्यूशन और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS ने 6 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की। FSS भारत, मध्य पूर्व, ME एशिया प्रशांत APAC और दक्षिण अफ्रीका SMA ISO IE 4201 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बन गई, जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, जिम्मेदार और विश्वसनीय उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक मान्यता FSS की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नैतिक, जिम्मेदार और विश्वसनीय उपयोग के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने कौन सा नया प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, जीरो परफेक्ट डायमंड रिसर्च क्रेडिट कार्ड। की पॉइंट देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो परफेक्ट डायमंड रिसर्च क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। यह कार्ड विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, प्रीमियम लाइफस्टाइल खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विदेशी मुद्रा फॉरेक्स पर कोई मार्क अब शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही यात्रा बीमा और रिवार्ड से जुड़े कई आकर्षण लाभ मिलते हैं। यह लॉन्च प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सेगमेंट बैंक की मौजूदगी को और मजबूत करता है तथा वैश्विक स्तर पर खर्च करने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने हाल ही में बैंकों के डिविडेंड भुगतान को उनके कर पश्चात लाभ PAT के अधिकतम कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर है सी, 75%। की पॉइंट देखते हैं। भारत के बैंकिंग नियामक ने बैंकों की दीर्घकालिक
वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम सुधार का प्रस्ताव रखा है। जब बैंकों की लाभप्रदता मजबूत हो रही है, पारंपरिक गुणवत्ता में सुधार आया है, तब नियामक का ध्यान अब संतुलित पूंजी प्रबंधन पर केंद्रित है। प्रस्ताव शेयरधारकों को रिटर्न देने और भविष्य के जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त आय बनाए रखने दोनों के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के डिविडेंड भुगतान को उनके कर पश्चात लाभ पीएटी के 75% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में समान व्यय संरक्षित कार्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु किस औद्योगिक संस्था के नेतृत्व किया है? सही आंसर है बी, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जीआईसी की भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बेहतर समन्वय अधिक संरचित कार्य प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। नॉन लाइफ बीमा कंपनियों की शीर्ष औद्योगिक संस्था द्वारा एक महत्वपूर्ण नेतृत्व नियुक्ति की गई है। यह कदम ऐसे समय में आया जब दावा निपटान विवाद, अस्पताल बिलिंग प्रथाएं, धोखाधड़ी प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सभी हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह नई भूमिका स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता और भरोसा बढ़ाने में सहायक मानी जा रही है। आइए सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, रमेश कुमार जुनेजा जी को। कि भारत ने चमड़ा निर्यात क्षेत्र को वैश्विक व्यापार की एक अहम दौर में नया नेतृत्व मिला। रमेश कुमार जुनेजा ने काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। उनका व्यापक उद्योग अनुभव, लंबे समय से संस्थागत जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। उन्होंने यह जिम्मेदारी चेन्नई में आयोजित CLE की समिति प्रबंधन की 184वीं बैठक के दौरान ग्रहण की है। आइए आठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से PPP मॉडल के तहत परियोजनाओं की एक संरचित बहुवर्षीय पाइपलाइन तैयार की है? सही आंसर है बी, अवसंरचना विकास को गति देने और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए। कि भारत में अवसंरचना विकास को गति देने, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा को अमल में लाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत परियोजनाओं की एक संरचित बहुवर्षीय पाइपलाइन तैयार की गई, जिससे योजना की स्पष्टता बढ़ेगी, क्रियान्वयन तेज होगा और मध्यम अवधि में भारत के अवसंरचना निर्माण को मजबूती मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने। की देखते हैं। सिक्किम की न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत उच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। शपथ ग्रहण समारोह राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है। अन्य उच्च न्यायालयों में प्राप्त अनुभव के साथ यह नियुक्ति प्रभावी न्यायिक प्रशासन और न्याय वितरण को मजबूती देने की उम्मीद जगाती है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने 4 जनवरी 2026 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह सिक्किम के लोक भवन में आयोजित किया गया था। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी, सिद्धारमैया जी। की पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारों और अकल्पित कार्यकलापों के लिए जाने जाने वाले कर्नाटक में यह उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ मानी जा रही है। उनका राजनीतिक सफर सामाजिक न्याय, जमीनी जुड़ाव और राजनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने
विभिन्न कार्यकलापों को मिलाकर 7 वर्ष 8 माह मुख्यमंत्री पद। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता दी गई है? सही आंसर है बी, आयुष प्रणाली को। की प्रवृत्ति भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियां अब वैश्विक स्तर पर तेजी से स्वीकार की जा रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की आयुष प्रणाली को ओमान न्यूजीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता दी गई है। दिसंबर 2025 में अंतिम रूप दिए गए थे। समझौते पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष स्थान देते हैं। यह कदम भारतीय हर्बल और वेलनेस उत्पादों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग, निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है बी, हरियाणा में। की पढ़ते हैं भारत हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। यह पायलट परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में चल रही है और जिद सोनीपत रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी। यह परियोजना अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा सतत परिवहन के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिंद में स्थापित हाइड्रोजन संयंत्र तैयार है। परियोजना अंतिम कमीशनिंग चरण में पहुंच गई है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग को मजबूत करने हेतु लाख क्लस्टर की आदान प्रदान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है सी, भूटान के साथ। की पढ़ लिखते हैं। भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के साथ युवा विधि पेशेवरों ला क्लस्टर के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस घोषणा की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने दी और भूटान से आए 2 लाख क्लस्टर का सर्वोच्च न्यायालय में स्वागत किया गया। भारत भूटान के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भूटान के लाख क्लस्टर के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक आदान प्रदान, प्रशिक्षण, दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 FY27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? सही आंसर है बी, 6.9%। की प्रवृत्ति इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 एफवाई भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ सकती है। यह दर FY26 में अनुमानित 7.4% वृद्धि से कुछ कम है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक अनिश्चितताएं हैं। हालांकि मजबूत घरेलू सुधार, नियंत्रण, महंगाई और निरंतर पूंजीगत व्यय कैंपेस के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों के बावजूद स्थिर बने रहने की संभावना है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेबी ने निवेशक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम में बाजार मूल्य डेटा पर कितने दिन की समय देरी लागू करने का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर है सी, 30 दिन। की प्रणीत भारत के बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी ने निवेशक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम में मूल प्राइस डेटा के उपयोग और साझा करने के लिए 30 दिन की एक समान समय देरी टाइम लीक का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य संवेदनशील बाजार डेटा के दुरुपयोग को रोकते हुए निवेशकों के लिए शैक्षणिक सामग्री को समयोचित बनाए रखना है। सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए बाजार मूल्य डेटा पर 30 दिन की देरी लागू करने का मसौदा जारी किया है। यह कदम डेटा के दुरुपयोग की आशंकाओं और आधुनिक पुराने शैक्षिक कंटेंट की समस्या को दूर करने के लिए उठाया है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में हाल ही में शुरू की गई ट्राउन मछली पालन परियोजना किस प्रकार की मछली पर केंद्रित है? सही आंसर है बी, रेनबो ट्राउन। की पढ़ते हैं। भारत के
मत्स्य पालन क्षेत्र ने एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की जब तेलंगाना में बड़े पैमाने पर ट्राउन मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया। अब तक ठंडे हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाने वाली ट्राउन खेती को गर्म अंतर्देशीय जलवायु में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। यह पहल नवाचार आधारित एक्वाकल्चर, मूल्य संवर्धन, निर्यात और नूतन विकास की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेलंगाना में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउन फार्म का उद्घाटन किया। रंगारेड्डी जिले में स्थित यह सुविधा उन्नत एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जो गर्म क्षेत्रों में ठंडे पानी की मछली के पालन को संभव बनाती है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। EB-4 वीजा किसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है बी, चीनी व्यापार यात्रियों के लिए। की पढ़ते भारत ने चीनी नागरिकों के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा श्रेणी शुरू की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक यात्रा को सरल, सुव्यवस्थित, विनियमित करना है। ई प्रोडक्ट्स ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसे EB-4 वीजा कहा जाता है, वैध व्यावसायिक गतिविधियों को समर्थन देने, भारत के चीन के बीच संरचित व्यापारिक सहभागिता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। भारत सरकार ने चीनी व्यापार यात्रियों के लिए EB-4 वीजा शुरू किया। यह कदम निवेश, उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ भारत चीन के बीच लोगों केंद्रित संपर्कों के क्रमिक सामान्यीकरण को सामान्य समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किन भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा तैयार साहित्यिक पुस्तकों का विवेचन किया है? हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी, तमिल, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 9 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।